एक मुख्य परीक्षक यानी चीफ एग्जामिनर के नज़रिए से आज के इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विश्लेषण में स्वागत है। आज सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी बल्कि हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जो सीधा स्कोर बढ़ाती है। असली मार्क्स कहाँ छुपे होते हैं और आम गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, बिल्कुल यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, इन 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स को मास्टर करने के लिए एक डेली स्टडी शेड्यूल बनाना एब्सोल्युटली क्रूशल है। हर दिन को एक एक घंटे के कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी ब्लॉक्स में बांटकर चलने से रिवीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो चलिए इस हाई यील्ड ब्लूप्रिंट को खोलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स में ट्रैप्स कहाँ होते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारा प्रोग्रेशन बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहेगा। बेसिक विजुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लेकर कॉम्प्लेक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर्स और आइसोमर्स तक का सफ़र हम इन 6 सेक्शंस में पूरा करेंगे। सेक्शन 1 से 6 तक का ये आउटलाइन बिल्कुल लॉजिकल है। सेक्शन 1, फॉर्मूलाज एंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस। टेस्ट प्रेपरेशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अलग अलग विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना और समझना। अगर डायग्राम ही गलत समझ लिया तो जवाब तो गलत होगा ही। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द डिफरेंस। एक तरफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो हर एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लियरली दिखाता है, लेकिन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी होता है। इसके अपने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये अटैच्ड कार्बन्स और हाइड्रोजन्स को पूरी तरह हाइड कर लेता है। इसमें हमें सिर्फ कार्बन का ढांचा और हेट्रोएटम्स जैसे कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ही दिखाई देते हैं। पिछले सालों के पास्ट पेपर्स में एक बहुत बड़ा पैटर्न नजर आता है। ऐसे कई सवाल आते हैं जहां मार्क्स बस इन छोटी गलतियों की वजह से कट जाते हैं। जैसे एथिलीन, जो कि दरअसल एक फ्रूट राइपनिंग गैस है, उसे गलती से एसिटिलीन समझ लिया जाता है। या फिर बॉन्ड लाइन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में छुपे हुए हाइड्रोजन्स को गिनना ही मिस हो जाता है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि नॉन कार्बन एटम्स को हर हाल में एक्सप्लिसिटली ड्रॉ किया जाना ही चाहिए। सेक्शन 2, कार्बन डिग्रीज एंड हाइब्रिडाइजेशन। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मॉलिक्यूल्स के स्पेसिफिक पार्ट्स पर फोकस करते हैं। यहां हमारा मकसद ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स बनाना है जिससे हाइब्रिडाइजेशन तुरंत पहचानी जा सके। हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का नियम असल में बहुत सिंपल है। किसी भी भारी टेक्निकल जार्गन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉन्ड्स पर ध्यान देना होता है। अगर कार्बन के आसपास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर एक सिंगल डबल बॉन्ड भी अटैच है तो वो sp2 बन गया। और अगर कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर 2 डबल बॉन्ड्स दिख जाएं तो समझ लीजिए वो कंफर्म्ड sp हाइब्रिडाइजेशन है। काफी आसान है ना? लंबी और कॉम्प्लेक्स चेन्स में कार्बन एटम्स की डिग्री पहचानने का भी एक बहुत क्विक मेंटल शॉर्टकट है। एक कार्बन एटम ठीक जितने अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होगा वही उसकी डिग्री होगी। प्राइमरी 1 डिग्री सिर्फ 1 से जुड़ा होता है, सेकेंडरी 2 डिग्री 2 से, और टर्शरी 3 डिग्री 3 कार्बन से। और मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन एटम्स की अपनी कोई अलग दिशा नहीं होती, वो बस उसी कार्बन की डिग्री अडॉप्ट कर लेते हैं जिसके साथ वो जुड़े होते हैं। सेक्शन 3, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशंस। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हायरार्किकल क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही वाइटल फ्रेमवर्क है जो एग्जाम्स के लिए बेस सेट करता है। इन 2 श्रेणियों के बीच का क्लियर विजुअल कॉन्ट्रास्ट यहां देखा जा सकता है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स बिल्कुल शांत होते हैं, इनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर एसाइक्लिक चेन के अंदर सिर्फ एक भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल, तो पूरी क्लासिफिकेशन ही बदल जाती है। अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पर। सबसे पहले होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये वो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो 100% सिर्फ कार्बन एटम्स से मिलकर बनते हैं। इनको आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एलिसाइक्लिक रिंग्स, एरोमेटिक बेंजीनॉइड रिंग्स और ट्रोपोलोन जैसे नॉन बेंजीनॉइड रिंग्स। दूसरी तरफ होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन रिंग्स के अंदर फर्क यह है कि कार्बन के अलावा कम से कम एक और एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर जरूर होना चाहिए। यहां एक बड़ा ट्रैप सेट किया जाता है जिसमें पास पेपर कैंडिडेट्स अक्सर फंसते हैं। किसी होमोसाइक्लिक रिंग के ठीक बाहर अटैच्ड ऑक्सीजन को देखकर उसे हेट्रोसाइक्लिक समझने की गलती काफी आम है। ध्यान रखना है कि हेट्रोएटम रिंग के अंदर होना जरूरी है। सेक्शन 4, होमोलोगस सीरीज एंड रेडिकल्स। अब मॉलिक्यूलर रिलेशनशिप्स पर आते हैं और देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करने वाले एग्जैक्ट पैरामीटर्स क्या हैं और अनसैचुरेशन निकालने के फास्ट रूल्स क्या कहते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी DU, ये एक कमाल का मेंटल शॉर्टकट है।
हमेशा याद रखना है कि एक डबल बॉन्ड या एक सिंगल रिंग, इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 du के बराबर होती है। मतलब अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल को देखें जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स और एक रिंग होती है, तो वहां टोटल du क्लियरली 4 निकल कर आती है। होमोलोगस सीरीज का एक क्रूशियल पॉइंट जो लगातार पेपर्स में बार बार टेस्ट किया जाता है वो ये रहा। इस सीरीज में जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बिल्कुल सेम होती है। लगातार सक्सेसिव मेंबर्स के बीच सिर्फ एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के बावजूद बढ़ते मोलेकुलर मास की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग हो जाती हैं। वाइनल और एलिल रेडिकल्स का कंफ्यूजन एक आम स्टूडेंट ट्रैप है जिसे अवॉइड करना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन को डायरेक्टली उसी कार्बन से हटाया गया है जिस पर डबल बॉन्ड है तो वो वाइनल रेडिकल बनेगा, पर अगर हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक अगले वाले कार्बन से निकाला गया है तो वो एलिल रेडिकल कहलाता है। और यही सेम लॉजिक एरोमेटिक इक्विवेलेंट्स पर भी अप्लाई होता है। रिंग से डायरेक्टली निकले तो फिनाइल और रिंग के नेक्स्ट कार्बन से निकले तो बेंजाइल रेडिकल। सेक्शन 5 IUPAC प्रायोरिटी एंड नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिस्टमैटिक नेमिंग बिल्कुल एक हायरार्की पर बेस्ड है। यहां असली खेल मॉलिक्यूल के बॉस यानी मुख्य फंक्शनल ग्रुप को पहचानने का है। Now, what's really interesting about this slide is कि एक स्टैंडर्ड IUPAC नेम का फॉर्मेट बिल्कुल एक आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। वर्ड रूट प्रिंसिपल चेन के टोटल कार्बन्स दिखाता है, प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड्स इंडिकेट करता है, सेकेंडरी सफिक्स मुख्य फंक्शनल ग्रुप को हाईलाइट करता है और प्रीफिक्सेस रिंग्स या ब्रांचेस का एग्जैक्ट पता देते हैं। इस एनाटॉमी को समझ लिया तो नाम पढ़कर पूरा मॉलिक्यूल रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये टेबल एब्सोल्यूटली क्रूशियल है। ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर की एक डिफिनिटिव लिस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्डर में टॉप पर हैं, उसके बाद सल्फोनिक एसिड्स आदि। नेमिंग करते वक्त रूल सिंपल है, सबसे पहले इस लिस्ट के आधार पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ढूंढना चाहिए, उसके बाद ही प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग की जानी चाहिए। इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 6 आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिक आइसोमर्स। यह एनालिसिस का फाइनल और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है। यहां देखा जाता है कि कैसे एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला वाले मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिफरेंट हो सकती हैं। आइसोमरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्पेस में ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग। एग्जामिनर्स यहां ट्रू स्पेशल अवेयरनेस और कनेक्टिविटी की डीपली चेकिंग करते हैं। ये रटने का नहीं बल्कि विजुअलाइज करने का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कई टाइप्स होते हैं, पर मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म पर फोकस करना पास्ट पेपर पैटर्न्स के हिसाब से सबसे जरूरी है। मेटामेरिज्म तब दिखता है जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल चेन्स लगी हों, और टॉटोमेरिज्म तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कॉन्स्टेंटली अपनी जगह बदलता रहता है। एग्जाम में कॉम्प्लेक्स सवाल इन्हीं दो जगहों से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कैसे बिल्कुल एक समान फॉर्मूला वाले मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने आकर इतना अलग बिहेव करते हैं। ये डिफरेंस बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की वजह से आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एटम्स की कनेक्टिविटी तो वही रहती है, पर स्पेस में उनकी पोजीशन बिल्कुल बदल जाती है। इसमें एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है और इसको E या Z या सिस या ट्रांस से इवैल्यूएट किया जाता है। दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें कायरल सेंटर्स होते हैं जो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। हमेशा याद रखें, E और Z कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते वक्त प्रायोरिटी एटॉमिक मास के आधार पर ही चेक करनी होती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक फाइनल ऑब्जर्वेशन ये बनती है, असली केमिकल मास्टरी सिर्फ रूल्स को याद कर लेने में नहीं है, बल्कि ठीक वहां प्रिडिक्ट करने में है जहां पर एक्सेप्शंस की मदद से एग्जामिनर्स अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स को फंसाएंगे। इन 10 चैप्टर्स को कवर करने और उन 1 घंटे वाले डेली रिवीजन टास्क्स का पालन करने से ये एनालिटिकल ब्लूप्रिंट्स हमेशा सॉलिड रहेंगे। अब सवाल ये है, जब अगला पास पेपर उठाया जाएगा तो कौन सा ट्रैप सबसे पहले पकड़ में आएगा? विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।